Good afternoon, students. Yesterday we talked about thermodynamical scale of temperature. Today we'll continue with that topic. So we'll start with the size of a degree. The size of a degree. मतलब जो डिग्री है वो कितना होता है अमाउंट एक्चुअल में, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि हमने बात की थी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की, दैट इज इक्वल टू 1, वी कैन राइट इट एज 1 - Q2/Q1, ठीक है। और हमने कल क्या देखा था कि Q2/Q1 दैट वाज इक्वल टू θ2/θ1 एट टेम्परेचर से मतलब बिटवीन विच आवर कार्नोट रिवर्सिबल इंजन वाज वर्किंग, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1 - θ2/θ1। ओके, सो ये एफिशिएंसी थी आपकी कार्नोट इंजन की। तो अभी हम मान लो हमने ऐसा कोई रिवर्सिबल कार्नोट इंजन माना है जो कि स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में काम करे। लेट अस सपोज हम एक पीवी डायग्राम बनाते हैं। हेयर इज द प्रेशर एंड हेयर इज द वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने कोई ऐसा कार्नोट इंजन एज्यूम किया है, देखो, ठीक है। मान लो आपका ये है ABCD, दिस इज कंप्लीट कार्नोट साइकिल, ठीक है। यहाँ पर AB और CD क्या है आपके पास, जो आइसोथर्म्स होते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो हैं, और AD और BC यहाँ पर क्या है, एडियाबैट्स हैं। तो ABCD इज द कार्नोट साइकिल, ओके। सो मैंने ये बोला कि लेट अस सपोज कि जो आपका कार्नोट साइकिल है वो काम कर रहा है बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, आइस पॉइंट होगा, ये क्या होगा, ज़्यादा वाला टेम्परेचर क्या होगा, स्टीम पॉइंट होगा। यानी कि यहाँ पर θ1 इक्वल टू थीटा आइस एंड हेयर θ2 दैट इज इक्वल टू थीटा स्टीम, ठीक है। तो आपका जो कार्नोट इंजन है वो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में काम कर रहा है। एंड ABCD इज द इंडिकेटेड डायग्राम फॉर दिस कार्नोट साइकिल, ओके। सो आप एफिशिएंसी को क्या लिख सकते हो, 1 - θ2/θ1, θ2 इज हेयर थीटा आइस, और θ1 यहाँ पर क्या है, मतलब जो ज़्यादा वाला टेम्परेचर है वो क्या है, ऑब्वियसली स्टीम वाला टेम्परेचर। दिस इज इक्वल टू थीटा स्टीम माइनस थीटा आइस बाय थीटा स्टीम, लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। और आपको ये पता है कि जब भी मैं कार्नोट इंजन में मतलब जितना वर्क डन कितना होता है उसकी बात करती हूँ, तो आपको ये पता है कि वर्क डन बाय द कार्नोट इंजन दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया, जितना एरिया होता है कार्नोट साइकिल का, मतलब यहाँ पर जितना एरिया इस ABCD का है उतना ही वर्क डन होगा बाय कार्नोट इंजन। तो मान लो कि आप इस एरिया को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, कैसे, या फिर आप AB या फिर CD के पैरेलल आइसोथर्म्स ड्रॉ करके, मतलब इसी के पैरेलल या इसके पैरेलल आइसोथर्म्स ड्रॉ करके आप इस पूरे रीजन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, जो एरिया ABCD ने कवर कर रखा था उस एरिया को, ठीक है। तो अगर आपने इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो आप क्या बोल सकते हो कि कोई भी आइसोथर्म, यहाँ पे मैं कोई भी आइसोथर्म उठा लूँ, ठीक है, मान लो मैंने यही वाला उठा लिया, तो वो इससे जस्ट ऊपर वाले आइसोथर्म से 1 डिग्री नीचे होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर आपका आइस पॉइंट है, यहाँ पे आपका स्टीम पॉइंट है, आपने इस पूरे एरिया को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और हमने पीछे एज्यूम किया था कि आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में 100 जो है डिग्रीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने इस एरिया को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आप क्या बोल सकते हो कि देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 100 डिग्रीज होते हैं, ठीक है, और इस एरिया को भी आपने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी आइसोथर्म उठाओगे तो आप ये बोल सकते हो कि इससे जस्ट ऊपर वाले आइसोथर्म से एग्जैक्टली 1 डिग्री नीचे है ना। ये उठाऊंगी मैं तब भी आप ये बोल सकते हो, मान लो मैंने ये वाला उठाया, इसका मतलब क्या है, ये वाला आइसोथर्म इससे जस्ट ऊपर वाले से 1 डिग्री लोअर है ना। और हर एक पार्ट का जो एरिया है, एरिया ऑफ ईच पार्ट दैट विल कोरस्पॉन्ड टू 1 डिग्री ऑन द एब्सोल्यूट स्केल, है ना, क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हर एक पार्ट का जो एरिया होगा वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, दैट विल कोरस्पॉन्ड्स टू 1 डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट स्केल, है ना, क्योंकि 100 ही पार्ट्स हैं, 100 ही डिग्रीज हैं बीच में, ठीक है। 100 ही पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड किया है, तो यू कैन से दैट एरिया ऑफ ईच पार्ट विल कॉरस्पॉन्ड टू 1 डिग्री ऑन द एब्सोल्यूट स्केल, बोल सकते हो आप। तो अभी मैं थर्मोडायनेमिक डिग्री को डिफाइन करी हूँ, जो आपने अभी तक सीखा है उसकी हेल्प से, ठीक है। देखते हैं, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ डिग्री। इसमें क्या है, देखो ध्यान से देखो,
A thermodynamic degree is defined as the difference in temperatures between which a Carnot engine should be worked to get energy equal to 1/100th of the energy obtained from Carnot's engine working between temperature of steam point and ice point. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखो आपने इस एरिया को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, और मान लो कि मैंने कोई भी एक पोर्शन उठा लिया उसमें से, आपको ये पता है कि जो कोई भी एक पोर्शन अगर मैं उठाऊँ दैट विल कोरस्पॉन्ड टू 1 डिग्री, ठीक है, तो आप, और वो होगा भी क्या, पूरे वर्क डन को आपने, पूरे वर्क डन का 1/100th पार्ट होगा, क्योंकि अगर आपने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया दिस एरिया विल बी इक्वल टू 1/100 ऑफ द टोटल एरिया, है ना। तो इसीलिए आपने कैसे डिफाइन किया, थर्मोडायनामिक डिग्री होती क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स, इस आइसोथर्म में और इस आइसोथर्म में कितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, दैट इज़ 1 डिग्री, जब बिटवीन विच अ कार्नोट इंजन शुड बी वर्क, ताकि जो एनर्जी उससे मिल रही है वो 1/100th हो जितनी एनर्जी कार्नोट इंजन से मिलती है अगर वो स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में काम कर रहा है। तो फिर से देखो, ये पूरा एरिया क्या बता रहा है कि जितना वर्क डन कार्नोट इंजन ने किया जब वो स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में काम कर रहा है, ठीक है। फिर आपने इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और आपने कोई एक पोर्शन उठाया, ठीक है, एक पोर्शन, किसी एक पोर्शन में जो 2 आइसोथर्म बन रहे हैं उनमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 1 डिग्री का, तो इसी 1 डिग्री को डिफाइन करें, वर्क डन कितना होगा, पूरे वर्क डन का 1/100th पार्ट। तो इसीलिए हमने ये बोला है कि 1 डिग्री होता क्या है, अ थर्मोडायनामिक डिग्री इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन टेम्परेचर, उन दो टेम्परेचर्स का डिफरेंस, अगर उन दोनों के बीच में, मान लो इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में मान लो मैं कार्नोट इंजन को वर्क करवाऊँ, ठीक है, तो वो कितना वर्क डन करेगा, जितना वर्क डन वो स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में जब वो काम कर रहा है उतना जितना तब कर रहा था उसका 1/100th पार्ट, ठीक है। तो आई होप आ गया होगा समझ। तो दिस वॉज द साइज ऑफ अ डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ज़ीरो ऑफ एब्सोल्यूट और थर्मोडायनामिक स्केल। जो आप थर्मोडायनामिक स्केल पढ़ रहे हो उसके ज़ीरो के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी देखो मान लो कि इसी डायग्राम पे मैंने कहीं पर भी, मान लो ये इसका जो है ये और कोई टेम्परेचर था थीटा, मतलब मान लो ये θ1 था, ये θ1 था, सॉरी गलती हो गई थी यहाँ पर, सॉरी दिस इज़ θ1, क्योंकि ज़्यादा वाला टेम्परेचर था θ1 और कम वाला θ2 होता है, तो स्टीम वाला θ1 होगा, ये θ2 होगा, यहाँ मिस्टेक हो गई थी। मान लो यहाँ कहीं θ3 है, ठीक है, और इस तरह से नीचे आते आते मान लो इस एब्सोल्यूट स्केल का ज़ीरो मान लो यहाँ पर कहीं है, जिसको आपने θ0 बोल दिया है, ठीक है। इस आइसोटोप का कुछ नाम रख लो, EF रख लो, चाहे इसका EF रख लो, इसका GH रख लो, ठीक है। तो ये जो GH वाला आइसोथर्म है वो आपने किस टेम्परेचर पे ड्रॉ किया है, मान लो एब्सोल्यूट ज़ीरो, मतलब ज़ीरो टेम्परेचर पे, मतलब θ0 पे मान लिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। अभी हमको ये पढ़ना है कि ज़ीरो ऑफ एब्सोल्यूट स्केल के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसी डायग्राम पे मैंने इसके पैरेलल ही ड्रॉ होगा वैसे, ठीक है। इसी टेम्परेचर पे मैंने एक आइसोथर्म एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, और उसको मैंने θ0 से डिनोट किया, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हम ज़ीरो ऑफ एब्सोल्यूट स्केल पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी देखो, अब आपको ये पता है एफिशिएंसी क्या होती है। अब मान लो आपका जो कार्नोट इंजन है, मान लो वो ये जो आपका स्टीम पॉइंट है ये वाला, और ये जो आपका ज़ीरो वाला है टेम्परेचर, उस पर इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहा है। आपको ये पता है कि आपका जो कार्नोट इंजन है वो किन्हीं भी 2 टेम्परेचर्स के बीच में काम करेगा। मान लो एक टेम्परेचर तो कम वाला, सिंक वाला तो क्या है, ये टेम्परेचर है θ0, और ये वाला जो सोर्स वाला है वो मान लो ये जो आपका स्टीम पॉइंट होता है वो है, ठीक है। इसका मतलब आपका जो एब्सोल्यूट जो आपका कार्नोट इंजन है, नाउ इट इज़ वर्किंग बिटवीन θ0 एंड दिस θ1 विच इज़ इक्वल टू θ स्टीम, ठीक है। तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो किसके इक्वल होती है, 1 माइनस T2/T1। T2 यहाँ पे क्या है, कम वाला टेम्परेचर, मतलब θ0 बाई θ1 इज θ स्टीम, ठीक है। अब आपको ये पता है कि दिस θ0 इक्वल टू 0, इसका मतलब कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि इंजन जो था यहाँ पर काम कर रहा था बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। अब मान लो आपका जो कार्नोट इंजन है वो काम कर रहा है बिटवीन आइस पॉइंट एंड एब्सोल्यूट ज़ीरो,
तो आप क्या लिख सकते हो, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस थीटा 0 बाई थीटा आइस लिख सकते हो, दैट इज़ ऑल, मतलब ये भी 1 हो जाएगी, ठीक है। बट आपको ये पता है कि एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, 1 माइनस Q2 बाई Q1, इसको मान लो ये ईटा डैश है। एफिशिएंसी होती क्या है, 1 माइनस Q2 बाई Q1, मतलब Q1 माइनस Q2 बाई Q1 होती है एक तरह से, ठीक है। देखो अगर मान लो एफिशिएंसी 1 है, ऊपर से आपके पास एफिशिएंसी दोनों जगह कितनी आई, 1 आई। अगर एफिशिएंसी 1 है इसका मतलब 1 माइनस Q2 बाई Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका मतलब Q2 बाई Q1 की वैल्यू कितनी है, इसको यहाँ ले आओ, इसको आ जाओ, 1 माइनस 1 इज़ 0, ठीक है। इसका मतलब Q2 बाई Q1 की वैल्यू अगर 0 है, दैट मीन्स Q2 की वैल्यू 0 है। Q2 की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या होता है, Q2 अगर 0 है दैट मीन्स कि आपने कोई भी अमाउंट ऑफ हीट जो है सिंक को रिजेक्ट नहीं किया है ना, क्योंकि Q2 वही तो होता है कि कितनी हीट जो है आपने सिंक को रिजेक्ट की है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया है कि अगर आपकी जो सिंक है वो दैट इज़ एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री एब्सोल्यूट, मतलब अगर वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे है तो उस टाइम पर कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी एनर्जी जितनी सोर्स से एब्जॉर्ब की गई थी, सारी की सारी एनर्जी यूज़अप हो गई है यूज़फुल वर्क करने में, है ना। जब कोई भी हीट सिंक को रिजेक्ट नहीं हुई है दैट मीन्स जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो सारी की सारी यूज़फुल वर्क डन करने में यूज़ हो गई है। इसका मतलब इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, 100%, जितना वो ले रहा है सारा का सारा वो वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब जो उस इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 100% हो गई, है ना। तो आपके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से देखो, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज on the thermodynamical scale is defined as the temperature at which a system undergoes a reversible isothermal process without any transfer of heat, मतलब हीट का कहीं भी ट्रांसफ़र किए बिना कोई भी जो आपका रिवर्सिबल इंजन है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। कोई भी सिस्टम रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहा है बिना किसी हीट के ट्रांसफ़र के। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर थर्मोडायनामिकल स्केल पे वो टेम्परेचर होता है, it is that temperature of the sink at which reversible heat engine undergoing Carnot cycle rejects no heat to it, मतलब सिंक एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर सिंक का वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मतलब जिसके ऊपर जो रिवर्सिबल हीट इंजन है जो कार्नोट साइकिल कर रहा है वो कोई भी हीट सिंक को रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि Q2 0 आया है तो एब्सोल्यूट ज़ीरो को हमने यहाँ से डिफाइन किया है, ठीक है। बट आपने क्या पढ़ा हुआ है कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलती है, कैल्विन प्लैंक ने ये बोला था कि आप ऐसी कोई भी मशीन नहीं बना सकते जो कि 100% एफिशिएंसी के साथ काम करे, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसको सिंक को रिजेक्ट करना पड़ेगा, सारी की सारी हीट जो उसने एब्जॉर्ब की है वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इट मस्ट हैव टू रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ हीट टू द सिंक, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो क्या हुआ, मतलब जो उन्होंने क्या बोला था कैल्विन प्लैंक ने कि जो एफिशिएंसी है इंजन की वो 100% नहीं हो सकती, ठीक है। बट यहाँ पे तो आपके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तो क्या बता रहे हैं कि एफिशिएंसी क्या है 100% हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है वो आप अटेन नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट अटेनेबल, ठीक है। तो कंक्लूजन इसका यही है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज़ नॉट अटेनेबल, क्योंकि उस टाइम पर एफिशिएंसी 100% हो जाएगी और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के हिसाब से एफिशिएंसी क्या है 100% नहीं हो सकती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक को रिजेक्ट करना पड़ता है किसी भी सिस्टम को, सारा का सारा वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मतलब कि 0 केल्विन टेम्परेचर दैट इज़ नॉट अटेनेबल। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपका थर्मोडायनेमिकल स्केल है, ये जो एब्सोल्यूट स्केल है दैट इज़ कम्प्लीटली आइडेंटिकल विद द परफेक्ट गैस स्केल, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइडेंटिटी ऑफ परफेक्ट गैस स्केल एंड एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। मतलब जो टेम्परेचर आप थर्मोडायनेमिकल स्केल पे मेजर करते हो दैट एग्रीज विद द जो आप आइडियल गैस स्केल पे मेजर करते हो, ठीक है। तो आपको ये पता है कि अगर मैं बात करूँ परफेक्ट गैस के साथ, मान लो आप कार्नोट इंजन की बात कर रहे हो, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या होती है यूजिंग ए परफेक्ट गैस, अगर आप वर्किंग सब्सटेंस में
एक आइडियल गैस यूज़ कर रहे हो तो एफिशिएंसी क्या होती है, दैट इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1, या फिर T1 माइनस T2 बाई T1 भी होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, Q1 Q2 आपको पता है क्या होता है कि जितनी हीट Q1 इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और Q2 क्या है जितने रिजेक्ट की है। ठीक है, और T1 क्या होता है सिंक का सोर्स का टेम्परेचर, और T2 क्या होता है सिंक का टेम्परेचर। ये तो बात थी आपके पास आइडियल गैस स्केल की। अगर मैं बात करूँ एब्सोल्यूट स्केल की, एब्सोल्यूट स्केल पे एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस Q2 बाई Q1, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस θ2 बाई θ1। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो 1 और 2 को, तो कितना आता है कंपेयरिंग 1 एंड 2, T2 बाई T1 इज इक्वल टू θ2 बाई θ1। इसका मतलब T1 बाई T2 इक्वल टू θ1 बाई θ2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये परफेक्ट गैस स्केल पे टेम्परेचर्स का रेशो है और ये एब्सोल्यूट या फिर थर्मोडायनेमिकल स्केल पे टेम्परेचर्स का रेशो है, तो आप क्या देख रहे हो कि कोई भी दो टेम्परेचर्स का रेशो, जो रेशो परफेक्ट गैस स्केल पे है वही रेशो उसका एब्सोल्यूट स्केल पे है। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ से आई। दूसरी चीज़ क्या है, मान लो अब आप इक्वेशन अगर आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मान लो अब इक्वेशन 3 में आप मान लो T2 को 0 रख रहे हो। अगर T2 को 0 रख रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका T2 को 0 करते क्या हुआ, θ2 0 हो गया। T2 को आपने 0 किया तो θ2 0 हो गया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, θ2 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एब्सोल्यूट स्केल पे 0 है दैट इज़ आइडेंटिकल विद द जो आपका परफेक्ट गैस स्केल पे 0 है, क्योंकि जब T2 0 है तो θ2 भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 ऑफ एब्सोल्यूट स्केल दैट इज़ कम्प्लीटली आइडेंटिकल विद द 0 ऑफ परफेक्ट गैस स्केल। ठीक है, सिमिलरली आपने ये पढ़ा था कि अगर मैं परफेक्ट गैस के लिए बात करूँ तो आपको ये पता है कि स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट इन दोनों के बीच में कितने डिवीज़न होते हैं, 100 डिग्रीज होते हैं। सिमिलरली ये तो बात थी जब आप परफेक्ट गैस स्केल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और जब आप यूज़ कर रहे हो एब्सोल्यूट स्केल तब आपको ये पता है कि θ2 थीटा स्टीम और थीटा आइस, तब भी उन दोनों के बीच में कितने डिवीज़न थे आपके पास, 100। ठीक है, सिमिलरली दोनों के बीच में क्या होता है 100 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट गैस स्केल पे एफिशिएंसी कितनी होती है 1 माइनस परफेक्ट गैस स्केल की बात करूँ तो 1 माइनस T2 बाई T1, मतलब T आइस बाई T स्टीम, यानी कि T स्टीम माइनस T आइस बाई T स्टीम। और ये डिफरेंस आपको पता है, अगर बीच में 100 डिवीजन तो डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 100 के, तो 100 बाई T स्टीम होगा। अब बात करती हूँ मैं एब्सोल्यूट स्केल की, तो थीटा कितना होगा 1 माइनस थीटा आइस बाई थीटा स्टीम, मतलब थीटा स्टीम माइनस थीटा आइस बाई थीटा स्टीम। अगेन ये डिफरेंस किसके इक्वल, 100 के, तो 100 बाई थीटा स्टीम। इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको मान लो 4th, इसको मान लो 5th। ठीक है, 4th और 5th को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 100, क्योंकि एफिशिएंसी बता रहे हैं दोनों, 100 बाई टी स्टीम दैट इज इक्वल टू 100 बाई थीटा स्टीम, दैट मीन्स टी स्टीम इक्वल टू थीटा स्टीम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास स्टीम, यहाँ से देख लो, दोनों को कंपेयर किया है तो यहाँ से कंपैरिजन किया तो आपके पास ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टीम पॉइंट ऑन परफेक्ट गैस स्केल दैट इज इक्वल टू स्टीम पॉइंट ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इन दोनों को, तो इन दोनों से आप क्या बोल सकते हो, इसको चलो 4 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो, इसको 7, इसको 8। ठीक है, अगर टी स्टीम और थीटा स्टीम सेम है और ये 100 ही है तो ऑब्वियस सी बात है टी आइस और थीटा आइस भी सेम होंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4th एंड 5th आपके पास क्या आया कि टी आइस इक्वल टू थीटा आइस है। इसका मतलब क्या हुआ कि आइस पॉइंट ऑन परफेक्ट गैस स्केल दैट इज सेम एज आइस पॉइंट ऑन एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि और दोनों के ज़ीरोज़ भी सेम हैं, दोनों के ज़ीरोज़ भी सेम है, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि टी इक्वल टू थीटा है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से
कि टेम्परेचर ऑन द परफेक्ट गैस स्केल, जिसको आप T से डिनोट कर रहे हो, दैट कम्प्लीटली एग्रीज विद द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, इसका मतलब जो आपका कैल्विन ने जो थर्मोडायनेमिकल स्केल दिया था, दैट इज़ कम्प्लीटली आइडेंटिकल विद द परफेक्ट गैस स्केल। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक विच इज़ अबाउट पोल्यूशन ड्यू टू इंटरनल कंबशन इंजन्स, मतलब पोल्यूशन फ्रॉम पेट्रोल इंजन्स एंड पोल्यूशन फ्रॉम डीजल इंजन्स। तो इसको हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। और अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, थर्मोडायनेमिकल स्केल होता क्या है, ठीक है, फिर हमने साइज ऑफ डिग्री के बारे में पढ़ा, फिर हमने ज़ीरो ऑफ एब्सोल्यूट स्केल पढ़ा, फिर हमने देखा कि वो अटेनेबल भी नहीं है, आप उसको अटेन नहीं कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो परफेक्ट गैस स्केल है और जो एब्सोल्यूट स्केल है दैट आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।